हमारी मस्जिदों कब्रिस्तान के फैसले अब ये करेंगे, तो उस मुल्क को आप क्या कहेंगे जहां एक खास कम्युनिटी को दबाकर उस पर जुल्म ढाकर इलेक्शन जीता जाए और फिर हमसे कहा जाए फख्र से कहो। हम फख्र से नहीं कह सकते, हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से। जो मस्जिदों के सामने जाके तलवारें चलाकर नवरात्रि मनाते हैं वो ठीक है, उसको आप सही मान लेंगे। हमसे कहते हो कि हम बराबर के शहरी हैं, प्रैक्टिकली बताइए आप मुझे कि हम बराबर के शहरी हैं इस मुल्क में। 80 साल से ऊपर ज़्यादा मेरी उम्र है। मैं किस मुल्क में मरने जा रहा हूं? यह मेरे ख्वाबों का मुल्क नहीं है, मेरी जवानी का मुल्क नहीं है। और ये फैसले जमहूरियत में मुमकिन है कि आप अपनी मेजॉरिटी की अक्सरियत पर दिखाकर आप किसी को दबा दें और उसकी बात ना सुने। और आप ऐसे लोग जो हैं एक एक दो दो नुक्ता लेके चलो मियाँ को ठीक हो गए, मियाँ को दबा दिया। जब इस मुल्क में मियाँ को दबाकर इलेक्शन जीता जाए और लड़ा जाए, उस समाज को क्या कहेंगे आप? हम ये लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं, ये शुरू हुई है लड़ाई, और जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उसके तहत हम लड़ेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, और हम अगर चले गए तो हमारी नस्लें लड़ेंगी। हम अपना हक मांग के रहेंगे, और आइडिया ऑफ इंडिया को जो तबाह किया है मोदी और शाह ने, इसका जवाब हम नहीं देंगे तो हो सकता है हमारी तीसरी नस्ल दे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है वो हमारे कायदे हैं, हमारे सर पे हैं, और जो लोग मुखालफत जिन्होंने की है वो करने जा रहे हैं, उनकी हम शक्लें नहीं देखना चाहते। उनको हम अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे और अपना सबक सिखा देंगे जमहूरियत में क्या होता है। अपनी औकात उनको दिखा देंगे और देखेंगे कि वो अब कैसे पावर में आते हैं। आदित्य जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ लोगों का निजी अड्डा हो गया। अरे किसकी बात कर रहे हैं? जो आदमी अपने ऊपर मर्डर का इल्जाम अपने हाथ से वापस ले ले, उसकी बात आप कर रहे हैं हमसे? अरे हुकूमत बदलने दीजिए, सारे 11 के 11 मुकदमे वापस लाएंगे। सर, भाजपा में और जो एनडीए में जो आप लोगों की बात करते थे वो भी अब उनके साथ है, वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि आज का लीडर जो है वो ट्रेडर है। ये ट्रेडर्स हैं कि नमाज पढ़ने के लिए रोजे में टोपी लगा के घूम रहे हैं, कोई चोला पहन के जा रहा है। ये नौटंकी बंद कर दें, ये लोग ट्रेडर्स हैं ये, और मुसलमानों को समझना चाहिए। और अभी क्योंकि हम इसलिए उम्मीद में हैं कि एक बड़ी तादाद हिंदू भाइयों के हमारे साथ है, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। ये हर उस इंसाफ पसंद इंसान का है, उस सारे लोगों का है जो आइडिया ऑफ इंडिया को बिलीव करते हैं। तुम किसी की जायदादें छीन लो, उसका हक छीन लो, और ये कहो कि हम तय करेंगे, हमारी मस्जिदों कब्रिस्तान के फैसले अब ये करेंगे। मैं अगर आपको 100 रुपए देता हूँ, क्या ये अख्तियार किसी और को है कि वो 100 रुपए छीन ले, ये कह के कि ये बहुत बड़ा नोट है? हमने अपने अल्लाह को दे दी, तुम छीन सकते हो हमसे? और तरह तरह की बातें बनाकर मकसद सिर्फ ये है कि इस कौम को उसको दिखा दें तुम्हारी औकात क्या है। अनफॉर्चुनेट ये है, वही बुनियाद है उनके इलेक्शन के जीतने की, और यही बुनियाद इलेक्शन जिताती है। तो उस मुल्क को आप क्या कहेंगे जहां एक खास कम्युनिटी को दबाकर उस पर जुल्म ढाकर इलेक्शन जीता जाए और फिर हमसे कहा जाए फख्र से कहो। हम फख्र से नहीं कह सकते, हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से। सर, माइनॉरिटी मिनिस्टर कह रहे हैं, किरण रिजिजू साहब अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम वक्फ में सुधार ला रहे हैं, गरीबों को अधिकार दिलाएंगे। बहुत सारी कुरीतियां थी वक्फ बिल में, पारदर्शिता नहीं थी पुराने वक्फ बोर्ड में। पहला झूठ उसने बोला जब ये बिल पेश किया कि हमने मुसलमानों से बात कर ली। आपको पता लगा उसने किसी से बात नहीं की थी, हमारा मसला था। पार्लियामेंट्री कमेटी में जब गया तो किससे बात कराई गई? विश्व हिंदू परिषद से और आसार कदीमा यानी ASI से, ट्रांसपोर्ट वालों से। उन लोगों को बुलाया गया जो हमारे इंक्रोचर थे। आप समझ लीजिए कि वक्फ की जय कहा गया कि जिस जमीन पे हाथ रख दो वो आपकी है। एग्जाम्पल ये है, अगर किसी ने विल किया है, वक्फ के रिकॉर्ड में मौजूद है, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में मौजूद है, 50 सैकड़ों साल से वो वक्फ की ज़मीन है। हम कैसे किसी से कह देंगे कि ज़मीन हमारी है? हम वही ज़मीन तो क्लेम करेंगे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, वक्फ के रिकॉर्ड में है। मैं अपने गांव में, फॉर एग्जांपल, मेरे गांव में मेरे दादा जमींदार थे, उन्होंने एक मस्जिद बनवाई, सामने एक मंदिर की जगह दी, दोनों कायम है वहाँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि मेरे दादा ने ये मस्जिद दी थी।
मैं कहाँ से लाके दिखाऊंगा इनको? ये सर्वे करेंगे और नीचे उसके भगवान निकालेंगे। सर ये आपने कहा कि ये काला दिन है मुसलमानों के लिए, नस्लें लड़ेंगी। अब सरकार की मेजॉरिटी है, जो सेकुलर दल आप लोग गए भी जेडीयू के पास, टीडीपी के पास, चिराग पासवान के पास, जयंत चौधरी के पास, उन्होंने साथ नहीं दिया, तो ये लड़ाई कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए, हम ये बात मानते हैं कि फासिस्ट हुकूमतों को बहुत मुश्किल से उतरते हैं, वो हटते नहीं हैं, बाहर फेंके जाते हैं। लीबिया में देख लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, लेबनान में देख लीजिए, यानी शुरू से हिटलर जब थे ये फेंके जाते हैं। एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान का नौजवान ये कहेगा कि मुझे रोटी दो, अब मुझे हिंदू मुसलमान से छोड़ दो, हमें माफ कर दो, उस वक्त ये फेंके जाएंगे। सर आखिरी सवाल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इलियास साहब ने, आप भी कह रहे थे कि प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कें जाम करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बहुत चर्चा होती है कि अब शाहीन बाग जैसे आंदोलन होंगे, आप लोग फिर सड़कों पर बैठेंगे और प्रोटेस्ट होगा। ये कैसे संभव करेंगे, ये कैसे करेंगे आप लोग ये प्रोटेस्ट? स्वरूप क्या होगा आपके प्रदर्शन का? मैं इस बात से बहुत चौंकता हूं जब शाहीन बाग कहा जाता है। मुझे बताइए, आज़ाद हिंदुस्तान में गांधीनियन मूवमेंट अगर कोई हुआ नॉन वायलेंस का, तो वो शाहीन बाग की वो खातून थी, वो औरतें थीं जिन्होंने बैठ के ख़त्म किया। उसको आप बुरा समझते हैं? आप अगर अपने खामोशी से बैठ के अपने एहतजाज करते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? फिर क्या करेंगे? वो लोग ठीक हैं जो मस्जिदों के सामने जाके तलवारें चलाकर नवरात्रि मनाते हैं, वो ठीक है, उसको आप सही मान लेंगे। और एक औरतें घर में बैठ के, बाहर बैठ के अपना हक मांग रही हैं, तो शाहीन बाग क्या मतलब है? शाहीन बाग का हमको कहाँ इजाज़त है? अगर हम मस्जिद के बाहर, अभी योगी ने कहा कि सड़क पे चलना जो है, वो तो सड़क पे चलने के लिए नमाज नहीं अलाउ होगी, मान लिया, लेकिन वो कांवड़ के लिए ज़मीन है, दूसरों के लिए है। हमसे कहते हो कि हम बराबर के शहरी हैं? प्रैक्टिकली बताइए आप मुझे कि हम बराबर के शहरी हैं इस मुल्क में? 80 साल से ऊपर ज़्यादा मेरी उम्र है। मैं किस मुल्क में मरने जा रहा हूँ? यह मेरे ख्वाबों का मुल्क नहीं है, मेरी जवानी का मुल्क नहीं है, ये नेहरू का मुल्क नहीं है, ये गांधी का मुल्क नहीं है। इस मुल्क को कहां से कहां ले जाकर छोड़ दिया इन्होंने। मैं इसमें हम लोग इन सारे लीडरों से मिले थे, लतीफ़ साहब से लेके सबसे, ये समझते हुए कि ये लीडर हैं, लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ ये लीडर नहीं, ट्रेडर्स हैं। हमारी गलतफहमी थी, और ट्रेडर्स जो है वो अपना फ़ायदा देखता है। उसको ये बात उन्होंने साबित कर दी कि दे आर नो मोर लीडर, दे आर बिकेम द ट्रेडर्स, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन इकोनॉमी, इन देयर ओन इंटरेस्ट, दे डजंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाए या कुछ हो जाए, हम उनको आज से ट्रेडर्स ही समझते हैं। वो ट्रेडर्स हैं। अगर इंसाफ समझते होते, संविधान को समझते होते, तो वो वही स्टैंड लेते जो दूसरी जमातें ले रही। हम लोग इसीलिए उनके पास गए थे, उनको बताने के लिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, हमारी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब मजबूरी है, देखा जाएगा। आपने अभी किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था दिल्ली के बॉर्डर को बंद करके, क्या उस तरीके से भी तैयारी है आपकी? नहीं, मैंने समझिए बताया आपको, जितने संवैधानिक रास्ते मिले हम सबका इस्तेमाल करेंगे। उसमें से प्रदर्शन करना, एहतजाज करना, धरना देना, ये भी एक रास्ता है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। किसी को इमिटेट करना नहीं है, हम अपनी ओन लाइन लेंगे। देखिए वो तो आपको वक्त बताएगा क्या करेंगे हम लोग। जी, देश भर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें मुसलमान को जश्न मना रहे हैं कि संशोधन जो है वो होने जा रहा है, फिर पेश किया जा रहा है, उससे आप क्या कहेंगे? देखिए गवर्नमेंट के जो हाशिया बरदार लोग हैं, आप मुझे बताइए, आज पार्लियामेंट के सामने कुछ लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मोदी साहब को। पार्लियामेंट तक पहुंचाने का रास्ता कितना साफ किया, हम जाने देंगे वो पार्लियामेंट? हमको तो जंतर मंतर धरना करने देते हैं। तो ये गवर्नमेंट के प्लांटेड लोग हैं जिनको लाकर शोभाबाजी की जा रही है, तमाशा किया जा रहा है। वो दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी। Sir, here is a question.
throughout agitation, ever since you have started this campaign, you swear by secularism, an idea of India. So what is the problem if somebody, a non-Muslim, can be part of your council or Waqf board? Because there are several disputes where the Hindu properties are also involved. So what is the problem with that? So, sir, will you allow non-Muslims to be included? Will you allow other than Sikh in the Gurdwara Prabandhak Committee? Had I been No, saying- let me know. You ask me first whether you will, the Sikh community will allow a non-Sikh in Gurdwara Prabandhak Committee? Whether the Hindu endowments will allow a non-Hindus in that endowment? So why you are only selecting Muslim community and the Waqf board? This is discriminatory. They are saying that there are several disputes where the other... No, it is the disputes that can be settled by the Waqf Tribunal, which is constituted legally. Waqf Tribunal is constituted according to the Waqf Act. सर, सेक्शन 40 के तहत आपने बताया था इंडोमेंट के दूसरे जो बोर्ड्स हैं दूसरे धर्मों के, उनके पास क्या वैसे अधिकार हैं जो कि वक्फ बोर्ड के पास हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही डिसाइड कर सकता है कि कोई लैंड जो है वक्फ की है या नहीं। दूसरे इंडोमेंट बोर्ड्स के पास किसी के पास ये अधिकार नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो डिसाइड करता है वो एक कानूनी रास्ते से डिसाइड करता है। वो ये देखेगा वक्फ का कोई वक्फ का जो तरीका प्रोसीजर है वो अख्तियार किया गया है या नहीं किया गया। ये वक्फ के देखिए, वक्फ पे कोई भी डिस्प्यूट होगा, इट विल गो टू वक्फ ट्रिब्यूनल, एंड इफ सपोज वक्फ ट्रिब्यूनल टेक ए सर्टेन डिसीजन that can be challenged in the high court, that can be challenged in the supreme court. So legal options are always available. सर, एक गरीब किसान जिसकी जमीन जो है दावा कर दी जाती है, अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए की जमीन है, वो हाई कोर्ट का केस लड़े जाके वहां पे और पैसे खर्च करे, सर यहाँ वक्फ बोर्ड को ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो दावा करे तो कागज दिखाए? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि जो प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है। सर, तो ये लॉ भी तो नो लॉ नहीं है ये तो लॉ लाया जा रहा है, ये भी तो लॉ ही है सर। तो देखिए, पार्लियामेंट से कोई भी कानून बन जाता है वो लॉ नहीं हो जाता है। अभी यही कानून, इसी तरह के कानून किसानों के लिए लाए गए थे, किसानों के फायदे के लिए लाए थे। गवर्नमेंट यही बात कह रही थी कि हमने किसानों के बेनिफिट के लिए लाए थे, लेकिन किसानों ने कहा हमारे बेनिफिट के लिए नहीं लाए थे, वापस लेना पड़ा। तो इसलिए इस तरह के भ्रम मत पैदा कीजिए। भ्रम नहीं है सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें अगर जो असीमित अधिकार हैं उनको वापस लेने की बात कही जा रही है, इसमें क्या गलत है? अगर 1995 का कानून जो है संसद से पास हुआ था, तो आज का वक्फ संशोधन बिल भी संसद में ही है सर। देखिए 2013 में बहुत विस्तार से इस पे चर्चा हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, और बहुत सारे अमेंडमेंट मूव हुए थे और वो एक्सेप्ट हुए थे। मैं उसका मेंबर ये सर, और ये अजीब साहब उसके मेंबर थे, उसमें ये सब प्रोविजन मौजूद थे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। ये गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उसने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके लिए बायलॉज नहीं बनाए। और अगर ये वाकई सिंसियर होती ये गवर्नमेंट, तो वो कानून जो 2013 में बहुत विस्तार से अमेंडमेंट हुए थे उसको एक्सेप्ट करके उसको लागू करती, उसने लागू नहीं किया। ये सब का समाधान था उसके अंदर जो आप बता रहे हैं। अजीब साहब, एक मिनट, यूपी के मुख्यमंत्री देखिए 2013 में जो सेलेक्ट कमेटी थी, मैं उसका मेंबर था। वो यूनानिमसली पास किया था, जिसमें बीजेपी के नुमाइंदे भी थे और अकाली दल के भी थे और सारे अपोजिशन के लोग थे, और वो उसमें ये बात तय हो गई थी। आज ये सवाल खड़ा हुआ है कि जो सेलेक्ट कमेटी में उन्होंने अपनी मेजॉरिटी के साथ अपोजिशन का एक भी पॉइंट नहीं लिया। अगर वो चाहते, सच में चाहते थे, ये इसमें होना ये चाहिए था कि यूनानिमिटी होना चाहिए थी, लेकिन ये बिल कैसे पास किया जा रहा है इस तरह से कि लोगों को खरीद के, प्रेशर डाल के, और एक दो अपनी मेजॉरिटी से आप पास करना चाहते हैं। वो बिल सही होगा? बिल तो वो सही होता है कि जिसको सब लोग समझ के बात करते हैं। अगर इनमें हिम्मत थी तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो उन्होंने बनाई थी, जहां उनकी अक्सरियत थी, उन्होंने कोई अमेंडमेंट नहीं माना, कोई सजेशन अपोजिशन का नहीं लिया। तो नियत आपको अंदाजा है या क्या है? नियत इसकी कुछ और है। आप लोगों को कहने के लिए उन्होंने कह दिया, कुछ लोग तारीफें कर रहे हैं, कुछ खड़े, दूरबीन लगा के देखिए, कुछ और भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन जाइए मुसलमानों के बीच में, घर में जाके देखिए कि उनके दिलों में क्या गुजर रही है। सेक्शन 40 वाला मेरा सवाल था सर, उसके आंसर आपने जो सवाल किया, गवर्नमेंट बोर्ड के पास उतने राइट्स नहीं है जितने वक्फ के पास है। मैं कब आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई अगर अमेंडमेंट है, कोई चीज चेंज है, तो आप कर सकते हैं, मालूम करिए। बैठ के तो बात होनी चाहिए थी। एक तरफा मेजॉरिटी दिखाएंगे आप एक तरफा फैसला करेंगे, हम ये कर रहे हैं, तुम्हें मानना पड़ेगा। आपको हमने कब मना किया? तो हमने तो ये बात अपनी उसमें भी रखी थी कि भाई हमारी बात तो सुन लो, तुम्हारी बात हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन जगदम्बा पाल साहब तो हमारे साथ कांग्रेस में थे,
और सुबह से शाम तक इसी पार्टी को गाली देते थे, आज चेयरमैन बन के वो फैसले कर रहे हैं। और ये फैसले जमहूरियत में मुमकिन है कि आप अपनी मेजॉरिटी की अक्सरियत पर दिखाकर आप किसी को दबा दें और उसकी बात ना सुने। और आप ऐसे लोग जो हैं एक एक दो दो नुक्ता लेके चलो मियाँ को ठीक हो गए, मियाँ को दबा दिया। जब इस मुल्क में मियाँ को दबाकर इलेक्शन जीता जाए और लड़ा जाए, उस समाज को क्या कहेंगे आप? ये किस लिए हो रहा है? ये पॉलिटिकल बिल है, 100% पॉलिटिकल बिल है, कोई मेरिट पे बिल नहीं। जी आप बताइए। एक सेकंड, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि आपको हम बताएं कि किसको भला किया है। मकसद समझिए वक्त का, मकसद ये है कि अगर हम कोई चीज़ अपने अल्लाह के हवाले करते हैं तो उसमें उसकी विल भी होती है। अब ये कहा जा रहा है कि हम उसको बहुत फायदा करेंगे। अब कब्रिस्तानों के ऊपर क्या कहते हैं, मॉल बनाओगे तो पूरा हो गया वक्त का मसला। उसमें बाइंडिंग है कि जो जमीन हमने वक्त की है उसकी विल क्या है उस आदमी की, उस आदमी की विल को आपको मानना पड़ेगा। और मैंने आपसे बता दिया 85% जमीनों पर कैसे कब्जा है, कहाँ है। सरकार 25% लेके बैठी हुई है। ये संचर कमेटी की ये रिपोर्ट नहीं बताई जाती है। लेकिन अफसोस है, हम लोगों ने आपको अपना पैगाम दे दिया। उम्मीद है कि आप इसको पॉजिटिव लेंगे। जो हम लोगों पे सितम हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन आपको बताइए। देखिए ये हमेशा हमारे देश में होता आया है कि स्टेक होल्डर जो होते हैं, कोई भी कानून लाया जाता है, कोई भी स्कीम बनाई जाती है, जो उसके रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनके मशवरे से बात बनती है। XYZ कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उसके बुनियाद पर कोई तब्दीली नहीं होती। वक्फ के मामले में स्टेक होल्डर मुसलमान है, मुसलमानों से बिल लाने से पहले मशवरा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बिल जब आ गया उसके बाद JPC बनाई गई, उस वक्त मुसलमानों ने मशवरा दिया, 5 करोड़ लोगों ने ईमेल भेजे मुसलमानों को, हम लोगों ने मुलाकातें की, उन सब चीज़ों को आपने कंसिडर नहीं किया, तो उसके बाद ये बिल कैसे आप हम पर थोप सकते हैं? हमसे कोई हमारी मर्जी नहीं पूछी गई, हमारी मर्जी के मुताबिक कोई चीज़ नहीं लाई गई, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस। थैंक यू।